Home mining? Easy peasy. But the power bills are insane. We'll just chain 1,000 hamsters to a wheel. तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ब्लॉकचेन के बारे में बात की, हमने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात की, यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह की बात की, हमने एनएफटीज की बात की। अब ये सारा कुछ पॉसिबल कैसे होता है? ये जो सारी हमने प्रैक्टिकल बातें की कि डिसेंट्रलाइज्ड एक नेटवर्क है, इसमें ये सारी चीज़ें, सारी ट्रांजेक्शंस हो सकती हैं, ये पॉसिबल कैसे होता है? ये सारा कुछ पॉसिबल माइनिंग के थ्रू होता है बेसिकली। हमने अब जो माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट सुना हुआ है वो बेसिकली ये है कि जी कोयला निकालना या डिफरेंट मिनरल्स निकालना बड़े बड़े पहाड़ों से। ये बेसिकली वो एक जनरल माइनिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। बट क्रिप्टो माइनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मैं एक माइनर हूँ, तो अगर मुझे माइनिंग करनी है तो मुझे क्या करना होगा? सतोशी नाकामोटो ने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था जो कि माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है बेसिकली, और उसको कोई भी डाउनलोड करता है और माइनिंग कर सकता है बेसिकली। ज़ाहिर बात है, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, तो ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, तो कोई भी माइनिंग कर सकता है बेसिकली। कि मैंने जिस तरह पहले बताया था बिटकॉइन वाली वीडियो में, क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो में, कि अगर मैंने किसी को बिटकॉइन भेजने हैं तो वो ट्रांजेक्शन पॉसिबल कैसे होती है। बैंक में वो सारा कुछ पॉसिबल कैसे होता है कि एक बैंक अकाउंट से मैंने अगर दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन पॉसिबल कैसे हो रही है? वो सर्वर उसमें काम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। लेकिन क्रिप्टो की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है पॉसिबल, अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसको कोई भी डाउनलोड करता है। और फॉर एग्जांपल मैं एक माइनर हूँ और मैं कुछ सर्वर्स लगा लेता हूँ अपने पास। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे बिजली की ज़रूरत है बेसिकली, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। कि अगर मेरे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी है और मैं वो प्रोवाइड कर सकता हूँ सर्वर को, तो मैं माइनिंग कर सकता हूँ बेसिकली। लेकिन ये एक कोई सीधी सी बात नहीं है कि ये प्रॉफिटेबल ये चीज़ होती है। ये एक बहुत आई थिंक स्केल इसको बीट करता है बेसिकली। इकोनॉमी ऑफ स्केल इंपॉर्टेंट है इसमें। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि मैं एक छोटा सा सिस्टम लगा लूँ और उसमें माइनिंग करता रहूँ। हाँ बिल्कुल, आप समझदारी से अगर चीज़ें लेके चलो तो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल तो है, बट इकोनॉमी ऑफ स्केल इसमें इंपॉर्टेंट है बेसिकली। मैं जिस तरह अपनी बात कर रहा था कि मैंने अगर कुछ सर्वर्स लगा ली हैं और उसमें मैं कुछ कैलकुलेशंस करवाता हूँ अपने सर्वर में, और उससे पैसे कैसे मैं कमा सकता हूँ बेसिकली। अब दो तरीके हैं एज अ माइनर पैसे कमाने के लिए। एक सिंपल तरीका ये है कि जो कि एक ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं और उस ब्लॉक के अंदर कई ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन होती है और वो कैलकुलेशंस होती हैं। अब उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको सर्वर की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। वो मैं एज अ माइनर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब मैं उस ब्लॉक की वो सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट मिल जाती है, वो डिसाइडेड है, वो एक प्रोग्राम ने डिसाइड की हुई है। ब्लॉकचेन जब टेक्नोलॉजी उसने बनाई थी तो वो उसमें वो चीज़ डिसाइड हो गई थी। अब एग्जैक्टली मैं आपको अमाउंट वो बता नहीं सकता अभी, लेकिन वो अमाउंट डिसाइड हो गई थी जो कि माइनर को मिल जाती है। दूसरा तरीकाकार ये है कि जो सेंडर है, जो बिटकॉइन भेज रहा है, वो डिसाइड करता है कि मैंने इसमें से कितना हिस्सा मैंने माइनर को देना है। अगर वो चाहता है कि मैंने कुछ नहीं देना माइनर को, तो वो ये डिसाइड कर सकता है बेसिकली। तो उसमें माइनर को कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है बेसिकली। और ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे लेवल पे हम इसको देखें तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये स्टेबल है। अगर पाकिस्तान में बात करूँ, पाकिस्तान में भी हमने कोविड के टाइम पे सुना था कि बहुत ज़्यादा माइनिंग की जा रही है, जीपीयूज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आए हैं। गेमर्स को जीपीयूज़ नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि ये जो माइनर्स थे, क्रिप्टो के माइनर्स थे, उन सब ने वो जीपीयूज़ खरीद लिए थे। चाइना में हम देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े ये नेटवर्क बनाए गए हैं क्योंकि उनके पास बिजली सस्ती है, सोलर में वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल भी होता है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें, किसी हद तक शायद पॉसिबल है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि काफ़ी काम इनकी पॉलिसीज़ में भी हो रहा था और कहा जा रहा था कि शायद डायरेक्टली गवर्नमेंट इस पे काम करे, माइनिंग पे काम करे। लेकिन अभी फ़िलहाल आई थिंक ये पॉसिबल उस तरह से तो नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में हम देखें कि ये पॉसिबल हो सके। बेसिकली कॉन्सेप्ट बेसिकली बड़ा सिंपल सा है। एक ट्रांजैक्शन को एक सर्वर की ज़रूरत है, एक माइनर की ज़रूरत है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वहाँ पे उस सर्वर में वो जो कैलकुलेशंस हैं वो होती हैं और वो उस ट्रांजैक्शन को पॉसिबल करता है कि वो ट्रांजैक्शन हो सके। माइनर का बेसिकली ये काम है। क्रिप्टो माइनिंग बेसिकली सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। पॉसिबल है, ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री है क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन की आप कह सकते हैं, जिसमें पैसा कमाया जा सकता है। बट आई थिंक ये सबके लिए नहीं है।
शुरू शुरू में मैंने आई थिंक ये भी देखा था कि बहुत से लोग 2-2 सर्वर्स उन्होंने रखे हुए हैं और वो किसी हद तक वो सारा कुछ पॉसिबल कर पा रहे हैं कि वो अपना प्रॉफिट उसमें से निकाल सके, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये शायद पॉसिबल उस तरह से ना हो सके। बाकी इन चीज़ों को देखते हुए, ब्लॉकचेन को जनरली देखते हुए मेरे जहन में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। जिस तरह आज हम बिटकॉइन की वैल्यू देखते हैं बहुत ऊपर जा चुकी हुई है, हम इथीरियम की भी देखते हैं, बहुत से और कॉइन्स हैं जिसकी हम देखते हैं वैल्यू। NFTs की एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, आजकल उस तरह से नहीं है जिस तरह एक टाइम पे बात हो रही थी बेसिकली। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी फिर आपसे बात होती है।